तो पिछली क्लास में मैं आपको बता रहा था इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट में सोल्यूशन क्या होगा। क्योंकि देखो पॉलिटिक्स में या रियल लाइफ में भी हर चीज़ का सोल्यूशन है। अभी बात अलग है कि हम सोल्यूशन करना चाहे ना करना चाहे, ये बात तो मुद्दा अलग होता है। अदरवाइज अब देखोगे सीमा विवाद का समाधान क्या होता है, व्हाट इज सोल्यूशन। आप याद रखो कभी भी किसी देश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट होता है तो बॉर्डर डिस्प्यूट के सोल्यूशन के 3 डायमेंशन होते हैं। अगर बॉर्डर डिस्प्यूट के सोल्यूशन के आप 3 डायमेंशन को आप कह सकते हो, पहला मैप एक्सचेंज होना, मानचित्र का आदान प्रदान, कि भाई एक्सचेंज ऑफ मैप्स। पहली बात। लेकिन अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि कहा जाता है भारत के पास कोई मैप ही नहीं है। अब देखो दोस्तों, गवर्नमेंट की तो यही लापरवाही रही कि जब भारत के पास कोई मैप ही नहीं है तो आप मैप का एक्सचेंज कैसे करोगे। और कहा भी जाता है कि इंडिया ने सोचा कन्वेंशन के आधार, परंपरा के आधार पे, और इंडिया चाइना के बीच में जो 4000 किलोमीटर की बाउंड्री है, इस पे अब गवर्नमेंट के पास मैप है नहीं। इसका मतलब ये बड़ा सुनने बड़ी हैरानी की है कि जब भारत चीन सीमा के बीच में बाउंड्री है ही नहीं तो आखिर में हमारे सैनिक कहाँ पेट्रोल करेंगे और चाइना के सैनिक कहाँ तैनात होंगे। आप याद रखो, एक कन्वेंशन पे है कि हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, वो इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जब कन्वेंशन पे कोई बात है फिर तो कभी भी तोड़ी जा सकती है, और ख़ास तौर पे जो पावरफुल हो गया वो कन्वेंशन को तो मारेगा नहीं। यानी जिस लैंड का आपके पास मैप नहीं है, जिस लैंड की आपके नाम से रजिस्ट्री नहीं है, जिस मैप पे ये भी नहीं पता है कि बाउंड्री कहाँ है, वही बड़ा ही अजीब सा मामला है फिर तो पहली बात है एक्सचेंज। अगर मैप एक्सचेंज हो जाए तो क्या होता है, पहले मैप में हम बॉर्डर को डिमार्केट करते हैं, पहले मानचित्र में सीमा खींचते हैं। पहले मानचित्र में क्या होता है, सीमांकन होता है। पहले मैप में डिलिनेशन होता है और उसके बाद फिर क्या करते हैं, जब मैप फाइनलाइज हो जाता है तब जमीन पर आके डिमार्केशन, यानी तब जमीन पर आकर डिमार्केशन, और उसके बाद क्या करते हैं, पिलर लगाते हैं, यानी बाउंड्री बनाते हैं। ये 3 स्टेज होता है। तो आप देखते हो कि जैसे इंडिया पाकिस्तान के बाउंड्री पे आप जाओ तो आपको बाकायदा फेंसिंग दिखेगी। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर जाओ तो लगभग 2/3 हमने फेंसिंग कर दिया है। कुछ पार्ट फेंसिंग नहीं किया है क्योंकि थोड़ा वहाँ रिवर की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया चाइना बॉर्डर को अब कहीं भी फेंसिंग वाला सवाल ही नहीं आता। भाई इसका मतलब है अब बाउंड्री, अगर मान ली कोई ज़मीन आपने खरीद लिया, अब समस्या इस किस्म की है कि आपने ज़मीन खरीदा और दूसरा दावा कर रहा है कि मेरी ज़मीन है, और आप कह रहे हो मेरी ज़मीन है, तो आपसे पूछा जाएगा भाई आपके पास बताओ मैप क्या है, तो मैप ही नहीं है हमारे पास। इसलिए बच्चों कहा भी जाता है कि इस कंडीशन में शुरू से भारत ने बड़ा नेग्लिजेंस अपनाया। भाई देखो, यही तो स्ट्रेटजी कल्चर का भाव है, यही तो प्रेगमेटिज्म का भाव है कि बच्चों इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इशू हम ये सोचते रहे कि चलो शिमला समझौता है। आप कहोगे सर शिमला समझौते का तो मैप है मैकमहल लाइन का, वहाँ अरुणाचल क्षेत्र में मैकमहल लाइन क्यों अरुणाचल क्षेत्र में खींची गई थी, बाकी इधर हिमाचल से लद्दाख तक हमारे पास कोई मैप नहीं है। इस वजह से आप देखोगे चाइना हमेशा ये कहता है कि भाई हम कहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं। तो नेहरू ने ये सोचा था कि जैसे हम शांतिपूर्ण हैं वैसे चाइना शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन आप याद रखो बच्चों, चाइना की पॉलिसी ऐसी नहीं है। जैसे चाइना पावरफुल होता गया तब उसने ये दबंगई दिखाने शुरू कर दी। ये प्रॉब्लम है, इसलिए बॉर्डर सोल्यूशन बड़ा डिफिकल्ट है।
आप इस बात की सेंसिटिविटी सी बात से लगा सकते हो कि 4000 किलोमीटर की सीमा होती है। चाइना इतना पावरफुल हो गया है। आज तक हमारा मैप का एक्सचेंज जब नहीं हो पा रहा है तो दूसरे तीसरे स्टेज की बात ही छोड़ दो आप। उसके बावजूद आप कहोगे सर कोई तो सोल्यूशन होगा। सोल्यूशन है। देखो सोल्यूशन सिंपल ही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको मानती नहीं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहना नहीं है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सोल्यूशन, और हमारे यहाँ कई फॉरेन सेक्रेटरीज वगैरह रहे हैं जो ऐसा सोल्यूशन करते रहे हैं कि भाई देखो दो चीज़ें हैं, तो बच्चों सोल्यूशन कैसे हो सकता है इसका एक आइडिया आपको बता दें। देखो पॉलिटिक्स में गिव एंड टेक की बात होती है, पहली बात। और अतीत को कोई बात मान के अब नहीं चल सकते कि नहीं अतीत में ऐसा था। अब देखो 1980s में क्या था वो आज के लिए सही नहीं होगा। समय बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, तो उसके हिसाब से अपने आप को हमें मोल्ड करना होता है। इसलिए अगर आप देखोगे पूरी इंडिया चाइना बाउंड्री पे पूरे इंडिया चाइना बाउंड्री को अगर देखोगे तो यहाँ चाइना, यहाँ की स्थिति देखी जाए तो यहाँ चाइना का ऑक्यूपेशन है, कब्जा है, पोजेशन है। मैं देखो जहाँ जिसने कब्जा कर रखा है वहाँ स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। और यहाँ पे जहाँ चाइना ये दावा कर रहा है ये तवांग वाला एरिया, ये अरुणाचल वाला एरिया है, यहाँ पे इंडिया कब्जा है, भारत की बस्तियाँ हैं, और इधर चाइना कब्जा है। एक बड़ा सिंपल सोल्यूशन हो सकता है कि स्टेटस को बना दो बच्चों। अब जहाँ चाइना ने ले रखा है वो चाइना का हो जाए, जो इंडिया के पास हो जाए। ये पहला सोल्यूशन है जिसे कहते हैं। और देखो 3 सेक्टर हैं, ईस्ट, वेस्ट और मिडिल। इंडिया चाइना बॉर्डर को हल करने के 3 सेक्टर हैं, ईस्ट, वेस्ट और मिडिल। इसका मतलब जो ईस्टर्न सेक्टर है, जो पूरा मैकमहन लाइन वाला है, जो ईस्टर्न सेक्टर है बच्चों, उस पर इंडिया स्ट्रांग पोजीशन में है। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर अरुणाचल को चीन लेना चाहता है तो इंडिया से वॉर करना पड़ेगा। और एक बात याद दिला दें, टेक्निकली ये सही बात है कि आज चाइना के पास आर्म फोर्सेस हमसे 3 गुना ज़्यादा है। लेकिन बच्चों चाइना 78 के बाद, ये आप देखो यही चाइना है जिसको वियतनाम ने युद्ध में हरा दिया था। चाइना को जापान ने हराया हुआ है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में चाइना वॉर जीत नहीं पाया पहला। और इंडियन आर्मी के बारे में बात कही जाती है कि देखो आप टेक्नोलॉजी नहीं लड़ती, बल्कि ग्राउंड पे जो आप लड़ोगे तो आर्मी लड़ती है। तो इंडियन आर्मी के बारे में कहावत है, पूरी दुनिया में कहीं भी आर्मी तब चलती है कि मान लो कि आर्मी का एक ऑफिसर है, आगे तब बढ़ेगा जब उसके पीछे सप्लाई लाइन मेंटेन हो। सप्लाई लाइन का मतलब होता है उसके पीछे सैनिक हो, पानी से लेकर खाना पीना उसको इंतजाम हो, गोली बारूद दिया जाता रहे, तभी आगे बढ़ेगा। अगर आगे वाले सैनिक ने देख लिया कि हमारे पीछे कोई बैकअप नहीं है, सीधे हथियार लेके चलाएगा। इंडियन आर्मी के बारे में ऐसी बात नहीं है। इंडियन आर्मी के बारे में कहावत है कि जब ये आगे बढ़ जाएगा, ये पीछे, अब देखो कैप्टन विक्रम बत्रा को आपने देखा होगा, तो अकेले उसने कितना कर दिया। 65 में वीर अब्दुल हमीद थे जिन्होंने कितने पाकिस्तान के टैंक को नष्ट कर दिया। ये इंडियन आर्मी खास बात है कि यहाँ अकेला व्यक्ति भी 50 पर भारी पड़ता है कुछ। और दूसरी बात, हमारे पास न्यूक्लियर बम तो ही है, अग्नि ही है। और दोस्तों हमारे पास इस समय राफेल से लेकर जो अमेरिकन चिनूक है, राफेल है, ये आज हमारे पास अमेरिका और फ्रांस के जो हथियार है वो चाइना से काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है। यही बात आपको ध्यान में रखने की है कि चाइना को अमेरिका से वेपन्स नहीं मिलता, यूरोपीय देशों से वेपन्स नहीं मिलता चाइना को, क्योंकि यूरोपीय और अमेरिकन देशों ने चाइना के वेपन सप्लाई को प्रतिबंधित कर रखा है, रिस्ट्रिक्टेड कर रखा है। देखो इंडिया का भी एडवांटेज है। इसका सीधा सा मतलब है अगर चाइना ये चाहेगा, क्योंकि अब देखो जो प्रेगमेटिक सोल्यूशन करते हैं, बच्चों वाली बात नहीं, खूंटा यहीं गड़ेगा। जीवन में ही गिव एंड टेक की बात होती है। अगर आप चाइना सोचे अरुणाचल ले लेगा, जैसे वो तिब्बत का दक्षिणी भाग कहता है, तो चाइना सपने में जी रहा है। अगर हमें लगता है कि चाइना से हम अक्साई चीन ले लेंगे, तो शायद हम भी प्रेगमेटिक नहीं है, हमें भी वार करना पड़ेगा। और आप जानते हो बच्चों, वार बहुत बड़ी कीमत होती है, आप याद रखो। और फॉरेन पॉलिसी में हमेशा नेशनल इंटरेस्ट पे बात करते हैं। और अगर मान लो कि भाई कॉस्ट कैलकुलेशन आप देख लो, और हमेशा पॉलिटिक्स में हकीकत को स्वीकार करना पड़ता है बच्चों। अब हकीकत तभी तो देखो दिल्ली में झाड़ू कांग्रेस एक दूसरे से मिल गए,
और एक ज़माने में ऐसा था कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को इतनी गाली दी, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की सत्ता को हटा के दिल्ली से फेंक दिया, उसी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन हो गया। ये पॉलिटिक्स है। इसे पॉलिटिक्स में पास्ट और इमोशन को ध्यान में नहीं रखते। अब कई बच्चे ऐसे अगर भावनात्मक हो जाएंगे, सर ये कौन सी बात कर रहे हो, अक्साई चीन हम क्यों छोड़ दें, अरुणाचल भी हमारा, अक्साई चीन हमारा। तो बच्चों फिर कोई समाधान है नहीं। हमने कहा ऑप्शन आपको बता दिया, आप खुद ऑप्शन सोच लो और एक प्रेगमेटिक सोल्यूशन लेकर आओ, आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। और इसलिए एक पूर्व विदेश सचिव ने कहा भी था, देखो भाई सीधा सिंपल है, वो सिंपल तरीका है, एक भाग चाइना रख ले और दो जिस पे हम है उस पे दावा छोड़ दे। नहीं तो चाइना, अब जरा सोच के देखो, अगर हमारे यहाँ कोई मंत्री भी अगर तवांग चला जाता है तो चाइना ऑब्जेक्शन करता है। हमारे वहाँ प्रधानमंत्री चला जाए, गवर्नर अगर वहाँ जाता है तो भी चाइना को बड़े ऑब्जेक्शन होते हैं। इसका मतलब है वो तो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता है। बच्चों चाइना क्या करता है कि कश्मीर के लोगों को स्टेपल वीज़ा देता है। बच्चों नत्थी वीज़ा, स्टेबल वीज़ा, अरे भाई सीधी सी बात है, जब किसी दूसरे देश में आप जाओगे तो एक वीज़ा आपको मिलता है। वीज़ा का फॉर्म, वीज़ा मतलब एक आपको एक पेपर मिल जाएगा कि भाई इस देश में आप जा सकते हो। अगर अमेरिका भारत को वीज़ा दे रहा है तो हर नागरिकों के लिए वीज़ा का एक ही आकार होता है, वीज़ा का एक ही साइज़ होगा, वो पासबुक जैसा होगा, उसमें लिख दिया जाएगा आपको 6 महीने का वीज़ा है, इतने दिन आप जा सकते हैं, आ सकते हैं। चाइना क्या करता है, कश्मीर के निवासी जब चाइना जाते हैं उनको वीज़ा के ऊपर एक और पेपर स्टेपल कर देता है, नत्थी कर देता है। और ये मामला नत्थी का नहीं है, ये मामला इस बात का प्रतीक है। देखो बच्चों कॉन्सेप्चुअल बात सीखो, कॉन्सेप्ट शब्दों को ध्यान से सुने, कॉन्सेप्ट बात करो। ये मामला पेपर स्टेपल करने का नहीं है, भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाने का है, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है और कश्मीर को विवादास्पद बनाने की बात है। यानी कश्मीर को डिस्प्यूटेड पाकिस्तान कह रहा है, वहाँ चाइना हमारा सपोर्ट कर रहा है। इसलिए आप देखोगे जब 370 हमने हटाया तो पहला ऑब्जेक्शन चाइना का था। चाइना से हमने पूछा भाई ये बताओ, हमने अंदर सीमा को व्यवस्थित किया है, तुम्हारे इसमें क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आप देखोगे चाइना की अगर ये प्रॉब्लम है तो हम इसको सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं। इसका सीधा मतलब यही दोस्तों सोल्यूशन है, क्योंकि भाई ये तो नहीं कह सकते ना खूंटा यहीं गड़ेगा, मेरा भी मेरा, आपका भी मेरा। तो ये सोल्यूशन तो पॉलिटिक्स में होता ही नहीं और इससे कोई सोल्यूशन हो नहीं पाएगा। इसलिए समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है, नंबर 1, पहला सोल्यूशन क्या होता है, पैकेज डील। पहला सोल्यूशन होता है पैकेज डील। और पैकेज डील का मतलब है कि एक भाग चाइना रख ले, एक भाग इंडिया रख ले, और बाकी जो भाई 3 सेक्टर है जहाँ पे ईस्ट सेक्टर में इंडिया का कंट्रोल है वो इंडिया का हो जाए, अक्साई चीन पे चाइना कंट्रोल हो जाए, और बाकी हिमाचल उत्तराखंड में जो छोटे मोटे पैचेज हैं उस पर हम सोल्यूशन कर लेंगे। ये तरीका है। पैकेज का मतलब है कि लंब सम डील कर लिया जाए। पैकेज का मतलब है कि होलसेल, भाई पैकेज का मतलब है 1-1 किलोमीटर सीमा मत नापिए, मतलब एक एरिया आप ले लीजिए, एक भाग हम ले लीजिए, यही पैकेज डील होती है बच्चों। पैकेज डील का सीधा मतलब है कि इंच से मीटर से जमीन नापिए, फिर 4000 किलोमीटर में आप नापते फिरेंगे, 2-4-10 साल यही लग जाएगा। एक मामला भाई जहाँ कब्जा आपका वो आपका, जहाँ कब्जा हमारा वो हमारा। पहला ऑप्शन ये है कि पैकेज डील में क्या होगा कि अक्साई चीन किसका हो जाएगा, चाइना का, अरुणाचल पे हमारी बात होगी, और हिमाचल उत्तराखंड में एक छोटे मोटे अपना देख लेंगे, जहाँ जहाँ विवाद है वो हल कर लेंगे। पहला सोल्यूशन। दूसरा, सेक्टर वाइज देख लीजिए। अब सेक्टर डील का मतलब क्या होता है, देखो 3 सेक्टर हैं बॉर्डर के, तो बॉर्डर के 3 सेक्टर हैं, ईस्टर्न है, पूर्वी है, वेस्टर्न है, पश्चिमी है, और मध्य है। ईस्टर्न सेक्टर का मतलब है अरुणाचल, मध्य का मतलब हिमाचल उत्तराखंड, पश्चिमी का मतलब है अक्साई चीन। एक एक सेक्टर में हम देख लें, यानी अक्साई चीन में हमारा भी कुछ पार्ट होगा, चाइना का होगा,
अरुणाचल में थोड़ा आगे पीछे हमें भी करना पड़ेगा, यानी कुछ सीमा कुछ चाइना को मिले, कुछ चाइना को मिले, कुछ इंडिया को मिलेगा, यानी एक एक सेक्टर को देखा जाएगा। ऐसे एक्सचेंज नहीं होगा। पैकेज का मतलब है एक तरफ आप रहिए, एक दूसरी तरफ हम रहे, ये क्या होगा? पैकेज डील। और सेक्टर वाइज का मतलब होता है कि नहीं, हर सेक्टर में नहीं, अक्साई चीन में भी थोड़ा भाग चाइना को मिलेगा, थोड़ा इंडिया को, अरुणाचल में थोड़ा चाइना को, थोड़ा इंडिया को, उत्तराखंड हिमाचल में थोड़े थोड़े भाग चाइना को, इंडिया को। ये है डील सेक्टर वाइज। दोस्तों, यही सोल्यूशन है दुनिया में सीमा विवाद का, और बाकायदा क्योंकि समुद्री सीमा विवाद का तो नियम है अंतर्राष्ट्रीय कानून, और यहाँ पे सीमा विवाद के लिए कोई मामला है नहीं, क्योंकि पॉलिटिक्स है। जमीन के झगड़े को हल करने का एक पॉलिटिकल तरीका है, बस लेन देन कर लीजिए, गिव एंड टेक कर लिए, हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर सीमा विवाद ऐसा हल हो जाएगा, फिलहाल तो कंडीशन नहीं दिख रही है, क्योंकि मामला दोस्तों सीमा विवाद का ही नहीं है। फिर हमने कहा मामला ये है कि जब से सी जिनपिंग आए हैं, वो चाहते हैं कि चाइना सेंटर्ड वर्ल्ड बन जाए, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन जाए। क्योंकि सीमा अगर इतना सिंपल विवाद होता है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं, नेपाल से लेके श्रीलंका सब जगह हमने देखा, मूल मामला समुद्र का, जमीन का नहीं होता। मूल मामला क्या होता है? बड़ा होता है। और बड़ा क्या है? इस समय चाइना 21वीं शताब्दी 21st सेंचुरी बिलोंग टू चाइना, तो चाइना एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है। उस वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया उसके साथ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि बच्चों एक बार तो हम ये मानते थे कि चाइना के साथ क्या होगा, कैसा है, एक कुछ लोग ये कहा करते थे कि भाई चाइना के साथ बॉर्डर पे बात ही मत करिए, बॉर्डर छोड़ दीजिए, यानी पड़ोसी के साथ जमीन का झगड़ा है तो जमीनों में छोड़ दीजिए, पड़ोसी के साथ बिजनेस पे बात करिए, बिजनेस कर दीजिए, व्यापार कर दीजिए, और बिजनेस व्यापार में दोनों को फायदा होगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, तो अपने आप सीमा विवाद हल हो जाएगा। ऐसा नहीं हुआ बच्चों। 1988 से लेकर आज तक भारत चाइना के बीच ट्रेड बढ़ रहा है, लेकिन ट्रेड बढ़ने के बावजूद भी चाइना का बॉर्डर पे प्रो सॉफ्ट नहीं है। ये थियरी इसलिए गलत हो गई कि अगर व्यापार बढ़ने से बॉर्डर डिस्प्यूट हल हो जाता, अगर ट्रेड रिलेशन बॉर्डर डिस्प्यूट को हल कर देता, तो चाइना के जापान के साथ हमारा कोई बॉर्डर डिस्प्यूट, चाइना जापान बॉर्डर डिस्प्यूट होता नहीं। चाइना जापान के बीच में बायलैटरल ट्रेड $400 बिलियन ज़्यादा है। अब बताओ, तो चाइना तो अब देखो ताइवान को लेने का प्रयास कर रहा है। तो मामला बॉर्डर का नहीं है, मामला क्या है बच्चों? ये क्यों नहीं हल होगा? इंडिया कारण नहीं, इंडिया चाहता हल हो जाए। अभी इधर आप देखो, इंडिया में भी डेमोक्रेसी है, जो पार्टी पावर में आती है, अब राहुल भैया कहेंगे कि मोदी जी ने सारा दे दिया जमीन, मोदी जी कहेंगे नेहरू ने दे दिया, तो मामला ये सब तू मैं करने वाली बात नहीं है बच्चों। इसे कहा जाता है नेशनल इंटरेस्ट में पार्टी का इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी में तो हो ही जाता है। दूसरा, मामला सीमा का नहीं है, मामला किसका है? मामला है बच्चों, देखो, चाइना इज लुकिंग फॉर मेकिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। चाइना एक नवीन विश्व व्यवस्था बनाना चाहता है। चाइना वांट टू मेक अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आप कहोगे नया कौन सा, पुराना कौन सा है सर? अगर कोई नया चाइना वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है तो नया पुराना कौन सा है? तो बच्चों, व्हाट इज ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर दैट इज मेड बाय यूएस। भाई देखो, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? एक है चाइनीज वर्ल्ड ऑर्डर। चाइना कैसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है? अब देख लो, चाइना कैसा, जहां साम्यवादी विचारधारा हो, जहां कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो, एक दल का शासन हो, वन पार्टी गवर्नमेंट हो, जहां पे साम्यवादी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी हो, वन पार्टी गवर्नमेंट हो, और एक ऐसा चाइना वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है जहां चाइना सारी दुनिया के आर्थिक महाशक्ति बन जाए, यानी अमेरिका को पीछे छोड़ दे, विश्व की
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। चाइना चाहता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। और अब देखो, इसीलिए मामला दोस्तों, आपने सुना होगा ये बात, रोड बेल्ट प्रोजेक्ट। आपको बता भी देंगे, मामला रोड बेल्ट प्रोजेक्ट का नहीं है। मामला यह है कि चाइना कह रहा है कि हम विकासशील देशों को सबसे ज़्यादा आर्थिक सहायता दे रहे हैं। इसलिए बच्चों देखो, वेस्ट एशिया में ईरान सऊदी अरब के बीच झगड़े हल करने का प्रयास किसने किया है? चाइना ने। पुतिन को सपोर्ट कौन कर रहा है? चाइना। तो अगर चाइना मानता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर है, अब वो दुनिया के कानून बनाएगा, दुनिया के नियम बनाएगा। अब मामला ऐसे बच्चों में देखिए, पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होनी चाहिए, और जबकि अभी अमेरिका का सिस्टम, उसमें कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी हावी है, लिबरल आइडियोलॉजी। दूसरा, चाइना चाहता है वन पार्टी सिस्टम हो। अब चाइना से पूछा भी जाता है कि भाई ये डेमोक्रेसी क्या होता है, और ये इंडियन डेमोक्रेसी क्या होता है, अमेरिका। वो सब कह रहे हैं कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है, ये कैपिटलिस्ट डेमोक्रेसी है। और चाइना सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर में, अब आप देखोगे, इसीलिए रोड बेल्ट प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? चाइना पूरी दुनिया के एयरपोर्ट बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। आज की डेट में एशिया अफ्रीका को सबसे ज़्यादा ग्रांट देने वाला, पैसा देने वाला डोनर चाइना बन गया है। अब दोस्तों, चाइना बिल्कुल पॉलिटिक्स लिख रहा है, क्योंकि आपको लगता होगा रसिया ने यूक्रेन पे हमला किया, उसके पीछे बैकअप किसका है? चाइना का। अगर चाइना रसिया का बैकअप न करे बच्चों, तो अभी रसिया को नानी याद आ जाएगी। रसिया क्या लड़ पाएगा? पर्दे पीछे, पर्दे के खिलाड़ी तो चाइना है। और ये बात बाकायदा सी जिनपिंग ने पुतिन को समझा दी, और सी जिनपिंग ने पुतिन को क्या कहा कि पुतिन याद रखना, अगर यूक्रेन भी नेटो का मेंबर हो गया और तुम अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़े हो पाए, तो समझ लो तुम गए, और पूरे यूरोप में तुम्हारा कोई नाम लेने वाला रहेगा नहीं। और तुम याद करो, एक ज़माने में तुम्हारा जलवा था। पुतिन ने कहा, हाँ भाई सही कह रहे हो, क्या करूं? पुतिन सी जिनपिंग, क्या करोगे? आज ही जाओ और यूक्रेन को धो डालो, क्योंकि यूक्रेन की हिम्मत, एक पौआ वाला राज्य तुम्हारे खिलाफ खड़े होने की साहस कर रहा है। उसके बाद दोस्तों, इधर से गए पुतिन और यूक्रेन पे हमला कर दिया। इधर अब देखोगे पश्चिम एशिया में, अगर चाइना सबसे पावरफुल देश बनना चाहता है, और चाइना क्या कहता है? पीसफुल राइज। अब चाइना से पूछा गया, भैया ये बताओ, सबसे पावरफुल बन जाओगे तो क्या करोगे? चाइना कहता है, देखो अमेरिका तो हमेशा इंटरवेंशन करता है, हम दुनिया में शांति स्थापित करेंगे, हमारा विकास दुनिया के विकास के अनुरूप होगा। ऐसा बच्चों दिखने में नहीं आ रहा है। जो चाइना तो ऐसा व्यापारी सिद्ध हो रहा है। कई बार आप देखो, गांव में बड़ा मीठा व्यापारी होता है, और मीठा व्यापारी कैसा होगा? वो व्यापारी आपके पास आएगा, कहेगा भैया लोन लोगे? कोई बात नहीं। अब व्यापारी क्या सच, क्योंकि व्यापारी की निगाह आपकी जमीन पे है। साहूकार, अगर साहूकार को पता चल गया कि भैया गांव का आदमी, अच्छा गांव का आदमी बेचारे अब आर्थिक स्थिति कुछ नहीं, जमीन के मालिक हैं वो। अब किसी के पास पैसा है तो नज़र उसकी ज़मीन पे है, लेकिन अब उससे दोस्ती बना के, और उससे दोस्ती बनाकर क्या कहेगा? कोई बात नहीं है भाई, अब पैसा ले लो यार, हम तुम्हारे दोस्त हैं, गांव के आदमी हैं। अब तुम्हारे पास बेटी की शादी का पैसा नहीं है, इसके लिए पैसा ले लो। अरे मोटरसाइकिल, उसके पैसा देते रहना, और धीरे धीरे तो कल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा है। और जैसे ही पैसा बढ़ना शुरू हो गया, वो क्या कहेगा? देखो भाई, अब पैसा तुम चुका नहीं पाओगे, ज़मीन दे दो, और जब तुम्हारे पास पैसा हो जाना तुम दे देना, ज़मीन तुम्हें वापस दे दूंगा। उसको पता है इसके पास पैसा होगा नहीं, और ज़मीन है। ये चाइना है दोस्तों। और रोड बेल्ट प्रोजेक्ट में जिन जिन देशों ने भी पैसा लिया है, सब हलाकान है। और बच्चों, अमेरिका को लोग गाली देते हैं, लेकिन अमेरिका, यूरोप के जो इंटरेस्ट रेट हैं, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जो पैसे देते हैं, उनके इंटरेस्ट रेट 1%, 0.1% पे आते हैं। और चाइना कहीं पैसा दे रहा है, कहीं इंटरेस्ट उसके 8%, 9%, 10%, 12% है। ऐसे चाइनीज इंटरेस्ट रेट है, और चाइना किसी को बताता भी नहीं। श्रीलंका भी एग्जाम्पल है, पाकिस्तान हाय तौबा कर रहा है, इसका एक एग्जाम्पल है। अभी हम सी पैक पर आ जाएंगे। भाई सी पैक क्या किया है? चाइना ने पाकिस्तान को जो लोन दिया है $40 बिलियन का, पाकिस्तान की इकॉनमी खस्ते में है। और अच्छा, कभी आपको मजा लेना हो बच्चों, तो कभी पाकिस्तान टीवी देखना,
पाकिस्तान टीवी में इंडिया की बड़ी तारीफ की गई कि यार जापान से हमने बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जापान से पैसा लिया और जापान ने क्या किया, 0.1% इंटरेस्ट पे पैसा दे दिया। और वही चाइना से पैसा पाकिस्तान ले रहा है 8-8-9% ब्याज पे। तो होशियार कौन है? चाइना होशियार हो गया। तो बच्चों सवाल ये है, अगर चाइना का ये वर्ल्ड ऑर्डर है तो स्वाभाविक रूप में इंडिया का मामला कैसे क्लैश कर रहा है? इंडिया का मामला क्लैश कैसे कर रहा है? भाई इंडिया एक उदारवादी लोकतांत्रिक देश का सिस्टम अपनाना चाहता है। हमारा मॉडल कैसा है? लिबरल डेमोक्रेटिक। हमारा मॉडल तो उदारवादी लोकतांत्रिक है। हमारा मॉडल क्या है? मल्टी पार्टी कंपटीशन, बहुदलीय व्यवस्था। मल्टी पार्टी सिस्टम है। और बच्चों याद रखो, अगर चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहता है तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट, हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनना चाहते हैं। इंडिया वांट टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, पांचवी है और तीसरी बनना चाहते हैं। तो बच्चों प्रॉब्लम क्या है? हमारा जो मॉडल है, हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर है, अब इसलिए हम चाहते हैं रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर हो, दुनिया नियम से चले, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रावधानों से। इसे बच्चों हम शांति चाहते हैं। अब चाइना चाहता है कि हम इंडिया अमेरिका के साथ रिलेशन न बनाए, चाइना चाहता है कि हम जापान के साथ रिलेशन न बनाए। कमाल की बात है बच्चों। इसलिए इंडिया खुद ही पावरफुल बनना चाहता है। और इसलिए अभी हमारा बल क्या है कि दोस्तों ये भ्रम छोड़ दीजिए कि चाइना के साथ व्यापार से ट्रेड, चाइना के साथ व्यापार से सीमा हल हो जाएगी, हो ही नहीं सकता। ये तो कंफ्यूजन था। एक ऑप्शन है खुद पावरफुल बनो बच्चों। और नाउ इंडिया वांट टू बिकम अ पावरफुल नेशन इकोनॉमिक रूप में। इसे देखो, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, मैन्युफैक्चर का हब बनाना चाहते हैं इंडिया को। क्योंकि दोस्तों अब देखो धीरे धीरे हमारा डिफेंस में एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। हम चाइना को देखो, देखो पावरफुल आदमी एक ही लैंग्वेज समझता है। अब पावरफुल आदमी को भैया बाबू कैसे समझा लोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। पावरफुल आदमी को समझाने का एक तरीका है, खुद पावरफुल बनो। अरे डीएम साहब रिक्वेस्ट से मानेंगे या डीएम साहब मंत्री से मानेंगे? डीएम साहब से फरियाद कर दो, सुन ले तो बता देना। अरे मंत्री से फोन करा दो, काम कर देंगे। पावरफुल आदमी की बात सुनता है क्योंकि उससे उसको काम लेना है, दोनों काम लेना है। और आप सोच रहे हैं हमारी बात सुन लेगा। इसीलिए यही दुनिया का नियम है बच्चों। इसलिए आप देखोगे कि सवाल बॉर्डर डिस्प्यूट का नहीं, सवाल वर्ल्ड ऑर्डर के डिफरेंस का है। और एक ऐसे आप और देखोगे, अगर वर्ल्ड ऑर्डर के डिफरेंस का है, इंडिया खुद ही महाशक्ति बनना चाहता है, चाइना का पपेट बनना नहीं चाहता। और एक महाशक्तियों खास बात होती है, वो सोचते हैं कि सब हमारे पपेट रहे, सब पीछे चले। और बच्चों जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो उसी समय हम किसी के पीछे नहीं चले। भाई इंडिया भी तो खाली है, जरा साइज इंडिया का देखो, एक महाशक्ति है। अब इंडिया का साइज ही खाली जैसा है तो हम किसी के पीछे चले, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका मतलब है, अब देखो कहाँ अगर आपको लगता है कहाँ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, केवल मामला बच्चों केवल अगर मामला आपको लग रहा है बॉर्डर का है तो ऐसा नहीं है। इसलिए मामला क्या है वर्ल्ड ऑर्डर का, मामला क्या है एस्पिरेशन का। अब आप देखोगे, अब जरा आपको देखिए याद दिला दें, भारत के एस्पिरेशन क्या है, भारत के इंटरेस्ट क्या है? पहला, भारत के हित क्या है? और क्या चाइना से इंडिया के इंटरेस्ट मिल रहे हैं? भारत के एस्पिरेशन क्या है, आकांक्षाएं क्या है बच्चों? और भारत कैसा वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहता है? इन तीनों में देखोगे तो चाइना के साथ हमारी बात बन नहीं पा रही है। इसलिए बात इंटरेस्टिंग है। और अमेरिका, जब अमेरिका पर आएंगे तो आपको दूसरी तस्वीर दिखेगी।
जब अमेरिका की बात करोगे बच्चों तो आपको एकदम अलग मामला दिखेगा। तो मामला कहाँ है? इसलिए आप देखोगे कि हमारे इंटरेस्ट कहाँ पे है भाई। ठीक है, आप कह सकते हो सर चाइना और इंडिया का इंटरेस्ट मिलता है, भाई पड़ोसी है तो इंटरेस्ट मिलता है, व्यापार। लेकिन बच्चों, हमारा चाइना के साथ बहुत बड़ा व्यापार घाटा चल रहा है। वी आर फेसिंग अ ह्यूज ट्रेड डिफिसिट। हमारा व्यापार घाटा चल रहा है। और बच्चों, जो हमारे भूभाग पे ही दावा करे, जो हमारी संप्रभुता पे हमला करे, तो उसके साथ इंटरेस्ट मिल कैसे सकता है? भाई देखो, एक होता कोर इंटरेस्ट, एक होता सेकेंडरी इंटरेस्ट, एक होता प्राथमिक हित, देखिए द्वितीयक हित। और प्राथमिक हित क्या है बच्चों? जान है तो जहान है। अब प्राथमिक ये है कि शरीर बचाए रखना सबसे बड़ी बात है, जान बची लाखों पाए। तो चाइना के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसमें में ट्रेड डिफिसिट है। सबसे बड़ा देखो, अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड है, उसमें फायदा हमें है। चाइना के साथ जो तो ये कहना कि चाइना के साथ ट्रेड होगा और इससे चाइना का व्यवहार बदल जाएगा, ऐसा दिखता तो नहीं। बल्कि उल्टा हमें घाटा ही हो रहा है। चाइना के साथ ट्रेड डिफिसिट हमें हो रहा है। हमारी बॉर्डर पे लगातार वो भाई, अब कश्मीर को डिस्प्यूटेड कह रहा है, इतनी बड़ी बॉर्डर पे लगातार प्रॉब्लम कर रहा है। 2020 से सोचो, गालवान क्लैश के बाद दुनिया के बच्चों सेंसिटिव अगर बात को तरीके से देखो, दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाएं आमने सामने खड़ी है, बहुत बड़ी बात है ये। देखो, सेनाएं कभी बॉर्डर पर खड़ी नहीं होती, सेनाएं तो बैरक में रहती हैं। वार कंडीशन में सेनाएं आमने सामने होती है, मिरर डिप्लॉयमेंट होता है। आज की डेट में दुनिया की दो सबसे बड़ी सेनाएं, इंडिया और चाइना, ये बिल्कुल आमने सामने खड़ी है। बस बटन दबाने की बात ही तो है। इंटरेस्ट मिल कहाँ रहा है बच्चों? इंटरेस्ट मिल कहाँ रहा है? वो इंडियन ओशन में आना चाहता है, हमारे हमारे मोहल्ले में भी दादागिरी कर रहा है। इसलिए बच्चों, और आकांक्षा क्या है, हमारी एस्पिरेशन क्या है? तो आप देखोगे इंटरेस्ट का व्यापार घाटा है, बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारे, जो जिसके साथ यार इतना बड़ा बॉर्डर डिस्प्यूट है, उसके साथ इंटरेस्ट मैच कहाँ कर रहा है? सीधे क्लैश कर रहा है इंटरेस्ट। तो रिलेशन कैसे नॉर्मल हो सकता है? और दूसरे, हमारे एस्पिरेशंस क्या है बच्चों? हम क्या चाहते हैं कि मेजर पावर बनना चाहते हैं। चाइना नहीं मानता। चाइना कहता भारत कब से महाशक्ति बन गया। हमारी एस्पिरेशन क्या है? हम सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता लेना चाहते हैं। वी वांट टू गेट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें चाइना पहले से है। वी वांट टू गेट परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ एससी का सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल है। अब यहाँ हम परमानेंट मेंबरशिप लेना चाहते हैं, चाइना यहाँ हमारा सपोर्ट नहीं करता। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी, वी वांट टू गेट मेंबरशिप ऑफ एनएसजी, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, इसमें भी बाकायदा चाइना चाइना हमारा विरोध करता है। इसका मतलब बच्चों, कुल मिला के इंडिया की एस्पिरेशन को ही वो मानने को तैयार ही नहीं कि इंडिया मेजर पावर हो गया है। वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि इंडिया मेजर पावर हो गया। अब जरा सोच के देखो। और यही बात हमने जापान से पूछा कि भाई क्या हम कोई सामान्य शक्ति हैं? जापान ने कहा ना दोस्त, तुम एकदम से टॉपर हो गए उस समय तो। और दोस्तों, जरा सोच के देखो, जो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, टॉप 5 मिलिट्री पावर है, उसको चाइना रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं है। तो चाइना के हिसाब से फिर पाकिस्तान मेजर पावर होगा। और आप याद रखना बच्चों, हम क्या चाहते हैं? हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, रूल बेस्ड। हमारा वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होता है कि हम नियम आधारित विश्व चाहते हैं। इंडिया वांट टू सपोर्ट रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, नियम आधारित विश्व। नियम आधारित विश्व का मतलब है कि कोई लठ से दुनिया न चलाए दोस्तों, ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों से दुनिया चले। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर। हम एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, और चाइना यहां भी प्रॉब्लम करता है। और चाइना देखो, चाइना सोचता है कि
दक्षिण चीन सागर उसका हो जाए। चाइना सोचता है कि ताइवानों से मिल जाए। भाई चाइना तो लट के भरोसे काम करना चाहता है बच्चों, यही तो मामला है। और देखोगे, हम जब रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप में अब इंडिया अगर मेजर पावर है तो अमेरिका के साथ जाएंगे, जापान के साथ जाएंगे। भारत अमेरिका जापान के साथ सामरिक संबंध बना रहा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहा है। और अगर भारत अमेरिका जापान के साथ सामरिक संबंध बना रहा है, ये चाइना को बात पसंद नहीं है। और जरा सोच के देखो, चाइना सारे हमारे विरोधियों को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सपोर्टर चाइना। तो ऐसे माहौल में बड़ा कंडीशन दोस्तों, ऐसे माहौल में हम वर्ल्ड ऑर्डर रूल बेस्ड बनाना चाहते हैं। हम वर्ल्ड ऑर्डर कैसा बनाना चाहते हैं? लिबरल डेमोक्रेटिक, उदारवादी लोकतांत्रिक। और चाइना इसको मानता नहीं। चाइना कहता है भारत अमेरिका के साथ जा रहा है। भारत ये लिबरल डेमोक्रेटिक वर्ल्ड ऑर्डर है, उदारवादी लोकतांत्रिक। और चाइना कम्युनिस्ट सिस्टम को लेकर आगे बढ़ रहा है। तो चाइना कहना है कि इंडिया हमारी बात नहीं मानता, इंडिया हमारे पीछे नहीं चलता। इसलिए बच्चों, मात्र बॉर्डर वाला डिस्प्यूट नहीं है। अब जरा सोच के देखो, इंडिया चाइना में तो कहीं कन्वर्जन पॉइंट आता ही नहीं। अब आप और ये बात आज की नहीं थी बच्चों, नेहरू के समय भी थी। अब नेहरू ये माना करते थे कि इंडिया चाइना मिल जाएगा। उनसे बात पूछिएगी कि इंडिया चाइना से इतना आपको भाई क्यों आप कह रहे हो? उन्होंने कहा भाई इंडिया चाइना मिल जाएगा तो दोनों पड़ोसी हैं, दोनों विकासशील देश है, दोनों उपनिवेशवाद से पीड़ित है, और मिल जाएंगे कि नई दुनिया बनेगी। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, नेहरू चाइना से थोड़ी बन गई दुनिया। नेहरू बहुत शांति प्रिय थे, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उसमें कोई दो राय है ही नहीं है। लेकिन पूरी दुनिया वैसी हो जाएगी, इसकी गारंटी हम कैसे देंगे? इसलिए बच्चों, मामला यह है कि इंडिया चाइना के बीच में कुल मिला के विरोधी संबंध है, एडवर्सरी पार्टनरशिप है। इसलिए आप देखोगे कि हम चाइना के इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करना चाहते हैं। मामला इसी से आप देख सकते हो, चाइना ने गालवान क्लैश के बाद, मतलब 1.5 साल, अभी तो 1.5 साल बाद चाइना ने हमारे यहाँ एम्बेसडर बनाया है। बच्चों, एम्बेसी इसलिए तो होते रिलेशन बना रहे हैं। अगर चाइना हमारे यहाँ एम्बेसडर बनाने में 1.5 साल ले रहा है, इसका मतलब क्या है? कि चाइना हमारे से संबंध थोड़ा सा चिढ़ता है। और चिढ़ क्यों रहा है? अब वो कहता है इंडिया रोड बेल्ट का सपोर्ट करे। वो कह रहा है कि इंडिया ताइवान के साथ रिलेशन न रखे। वो कह रहा है इंडिया जापान के साथ रिलेशन न रखे। वो कह रहा है इंडिया अमेरिका के साथ रिलेशन न रखे। ये सब पूंजीवादी इससे, यानी चाइना ये कह रहा है कि इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर चाइना घेर रहा है। कमाल की बात है यार। और ऐसा लगता है, और चाइना ये भी कहता है कि इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर चाइना काउंटर करना चाहता है। अरे भाई, अगर इतना ही तुम्हें हमदर्दी है तो कल बॉर्डर डिस्प्यूट तो हल कर लो। यानी कहावत है गांव में, आगे चले तो रोकें, पीछे चले तो खोचे। चित भी आपकी, पट भी आपकी। तो ये चाइना की स्ट्रेटजी है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ और डिस्प्यूट आपको बता दें बच्चों। तो चाइना के साथ कंडीशन तो चैलेंजिंग है। चाइना के साथ कंडीशन चैलेंजिंग है बच्चों, क्योंकि इंटरेस्ट क्लास तो सीधा दिखता है, वर्ल्ड ऑर्डर क्लास एस्पिरेशन। भाई हम जहाँ जाते हैं वो हमारी बात ही नहीं सुनता। वही पावरफुल देश है। अब पावरफुल, अब इस मामले में अगर आप ये अपेक्षा करो इस बॉर्डर डिस्प्यूट पर उसका अप्रोच सॉफ्ट हो जाएगा, तो बच्चों ऐसा नहीं होने वाला है। इसका मतलब आने वाले समय में इंडिया चाइना के बीच रिलेशन टफ रहेगा। और इसलिए चाइना बार बार चाहता है इंडिया में स्टेबल गवर्नमेंट ना आए। क्योंकि अगर बस 10 साल बच्चों इंडिया में कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट हो जाएगी, तो यकीन मानो भारत की पॉपुलेशन ऐसी है, यंग लोग की पॉपुलेशन ऐसी है कि वो चाइना को पीछे कर देंगे। तो चाइना को ये पता है कि इंडिया में पोटेंशियल है। अच्छा, फिर इसके अलावा अब देखोगे फिर डिस्प्यूट क्या है बच्चों। तो भारत और चीन के बीच में जो मुद्दे आते हैं, जैसे कि, और फिर अगर ये डिस्प्यूट है तो इंडिया क्या करना चाहिए? अगर ये क्लैश आ रहा है तो इंडिया क्या करना चाहिए? उसके पहले कुछ और डिस्प्यूट, साउथ चाइना सी, रोड बेल्ट प्रोजेक्ट। तो जरा आपको हम बता दें कि चाइना का रोड बेल्ट प्रोजेक्ट क्या है बच्चों।
अब ये तो हकीकत है, देखो बच्चों, ये तो हकीकत है कि भाई देखो 21, इस बात में हमने फिर कहा भाई चाइना की हमसे दुश्मनी हो सकती है, चाइना की हमसे विरोधाभास, लेकिन चाइना राइज कर गया है 21st सेंचुरी में, इसमें तो कोई रत्ती भर भी संदेह नहीं बच्चों। भाई हम तो फैक्ट बताते हैं बच्चों। अभी आप कहोगे कि देखो 21वीं शताब्दी चाइना की है और ये ग्लोबल पावर का ट्रू साइन है कहने का बच्चों, मतलब आज पूरी दुनिया में जहां जाओ चाइना की तूती बोलती है। ये बात अलग है जब से उसने कोरोना फैलाया तो पूरी दुनिया में उसकी बड़ी भद्द पिटी, और कोरोना के बाद से दुनिया को पता चला कि भैया चाइना, दुनिया का हर देश चाइना पर ओवर डिपेंडेंट है। और जरा सोच के देख लो, और चाइनीज कितने होशियार है, और चाइनीज कितने लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखते हैं। ये सीखना हो चाइना से सीखने की बात है। अब देखो पूरी दुनिया में आज भी, अब पूरी दुनिया में ईबी का धमाल है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईबी का धमाल है, तो चाइना में ईबी का बड़ा सेंटर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आप देखोगे, बैटरी, और पूरी दुनिया में जो फार्मास्यूटिकल का बेसिक इंग्रेडिएंट था वो चाइना में बनता था। यानी पूरी दुनिया का इंडस्ट्रियल पावर हाउस चाइना बन गया। और कोविड के दौरान जब पूरी दुनिया में व्यापार रुका तब पता चला भाई पूरी दुनिया तो चाइना पे ही निर्भर है। इसलिए ये तो दिखता है चाइना का पावर बच्चों। तो कई बार अब हमारे मानने न मानने से कोई घटना बच्चों, अगर सूरज निकला हुआ है, मैं कहूँ नहीं मैं नहीं मान रहा हूँ, तो ये हमारी समस्या है, सूरज की समस्या नहीं है। तो ये बड़ी ध्यान देने की बात है। और आप ये भी इतिहास आप देख लो, दुनिया में जब भी किसी पावर का राइज होता है वो समुद्र पर नियंत्रण जरूर करता है। अभी जियो पॉलिटिक्स है, याद रखना बच्चों, आप अपना जमीन विस्तार नहीं कर सकते। अरे भूभाग आप कहाँ तक खींचोगे, और भूभाग खींचोगे लड़ाइयाँ हो जाएंगी, वॉर हो जाएगी। लेकिन एक चीज जिसका आप लगातार विस्तार कर सकते हो वो क्या है, वो है आपका समुंदर। समुंदर का लगातार विस्तार कर सकते हो। अब समुंदर में अपनी देखो भाई 200 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल आपको याद होगा श्रीलंका में, 12 नॉटिकल माइल सॉवरेंटी है, 200 नॉटिकल माइल ईजेड है, उसके बाद का समुंदर उसका है जिसके पास पावर है, उसके बाद का समुंदर तो फिर हमारा है। और बच्चों इसीलिए आज की दुनिया में सबसे बड़ी नेवल पावर अमेरिका है क्वालिटी के रूप में, लेकिन संख्यात्मक रूप में चाइना ने 2020 में ही अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इसका मतलब संख्या का मतलब है जितनी संख्या में नेवल शिप आज चाइना के पास है वो दुनिया में सबसे बड़ी है। तो सी जिनपिंग से पूछा गया था भाई आप तो कह रहे थे पीसफुल राइज, तो इतने बड़े हथियार बनाने की क्या जरूरत है आपको। सी जिनपिंग अरे भाई हथियार हथियार चाहिए, क्योंकि समुद्र में डकैत अगर आ जाते हैं तो समुद्री पायरेट्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए तो हमारे पास कुछ वेपन्स होने चाहिए। लेकिन दोस्तों यही बात है, चाइना की बात, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये चीनी की बहुत खास बात है बच्चों। तो अब जरा देखो चाइना की खास बात है कि चाइना क्या कर रहा है। चाइना ने क्या किया है पूरे समुद्र पे, तो चाइना की वन रोड वन बेल्ट, अच्छा है ध्यान देने की बात है, जो रोड है समुद्र वाली रोड कहलाता है भाई। बेल्ट ये है, बेल्ट क्या है, जो जमीन पे चल रहा है बेल्ट है, जो जमीन पे चल रहा है वो बेल्ट है, इसी के और भी नाम है। और जो समुद्र का रास्ता है वो कौन सा है, रोड। आप कहोगे सर समुद्र में रोड कहाँ होता है, तो बच्चों समुद्र में रोड थोड़े होता है, लेकिन समुद्र में जब ये सब बनेगा, समुद्र में जब बनेगा भाई पोर्ट बनेंगे, और देखो पोर्ट भी दो प्रकार के होते हैं, कमर्शियल दूसरा मिलिट्री। अगर कमर्शियल पोर्ट बना है, चाइना से पूछा गया है बताओ भाई ये रोड बना क्यों रहे हो, तो चाइना करे भाई सी कम्युनिकेशन लेन, पूरी दुनिया में संचार होगा, व्यापार होगा, सबको फायदा होगा। ये बात तो सच है दोस्तों। एशिया अफ्रीका विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसमें कोई दोहराई नहीं है भाई, विकासशील देशों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। अब अगर विकासशील देशों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो निश्चित तौर पर चाइना बना रहा है तो पैसा तो मिलेगा। लेकिन दोस्तों सवाल ये है, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर व्यापार के लिए बनाया जा रहा है, अरे मेरे बच्चों जो रेल यात्रियों के आवागमन के लिए बनाई जा रही है, क्या उस रेल पे सैनिक नहीं आ सकते।
इसलिए जो स्ट्रेटजिक आदमी होता है वो हर चीज का दो उपयोग देखता है। जिस हॉकी को खेलने के लिए प्रयोग किया जा सकता है उसी हॉकी को पीटने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग तो हॉकी इसलिए रखते हैं कि पीटने के लिए प्रयोग करना है। तो बड़ी ध्यान से देखने की बात है। इसलिए इंडिया कश्मीर तक रेल लाइन क्यों ले जाना चाहता है? इंडिया कश्मीर तक रेल लाइन बच्चों इसलिए ले जाना चाहता है कि भैया कश्मीर, आप देखो जरा सोच के देखो, लद्दाख, यहाँ तो 6 महीने तक हमारा बर्फ कारण हाईवे बंद होता है। तो भाई अगर ठंडी में किसी देश ने हमला कर दिया तो बताओ हमारी सेना वहां मोबिलाइज कर नहीं सकती हम। इसलिए बच्चों अपने किसी भूभाग पर हमारा सीमलेस कनेक्शन होना चाहिए। 24 घंटे और 12 महीने का कनेक्शन हुआ है। अभी ये नहीं कि बर्फ पड़ गई तो आप इधर कटे हुए बैठे हैं, तब तक दुश्मन आके हमला करके अपना भूभाग ले गया। तो इस कहने का मतलब है कि चाइना तो कहता तो यही है कि ये सारी पोर्ट बन रहे हैं, सारी सड़कें बन रही हैं, इसलिए व्यापार बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा। और यही तो ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है दोस्तों। ग्लोबलाइजेशन में कनेक्टिविटी की बड़ी बात है। कनेक्टिविटी चाहे मोबाइल की हो, चाहे रोड की हो, चाहे इंटरनेट की हो। तो चाइना कह रहा है देखो हमारे आने से व्यापार बढ़ेगा, विकासशील देशों का दोस्तों आगे बढ़ेगा। विकासशील देशों का आज तक कभी कभी कुछ मोबिलाइजेशन हो ही नहीं पाया। विकासशील देश बेचारे परेशान हैं। विकासशील देश तो हाशिए पर हैं। इसलिए बच्चों चाइना का कहना है कि पूरा जो बना रहा है व्यापार का रास्ता है, खासतौर पे आप देखोगे चाइना का ध्यान कहाँ है? अफ्रीका पर। चाइना ध्यान कहाँ है? सेंट्रल एशिया पर। इसका मतलब चाइना से रोड चली जाएगी यूरोप तक। इसी को पहले कहा जाता था, चाइना ने इसका एक और नाम दिया है, समुद्री सिल्क रूट। समुद्री सिल्क रूट कहिए इसको, मैरीटाइम सिल्क रूट। इसको मैरीटाइम सिल्क रूट कह लीजिए, इसको वन बेल्ट वन रोड कहिए, ओबोर कह लीजिए, बात एक ही है। वन बेल्ट वन रोड, इसको ओबोर कह लीजिए, मैरीटाइम सिल्क रूट कह लीजिए, दोस्तों बात एक ही है। बात एक ही है। इसलिए ये बात कहा जाता है कि समुद्री सिल्क रूट, मैरीटाइम सिल्क रूट अपने आप में ये अपने आप में दुनिया की सबसे अच्छी कनेक्टिविटी है। अब ये चाइना का ग्लोबल पावर दिखाता है, लेकिन बात इसका देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर बात को लिखने की बात आ रही है तो दोस्तों सीधा एग्जामिनर तो पूछता नहीं, मामला क्या है? चाइना का समुद्री शक्ति का विस्तार। इतिहास गवाह है, इंग्लैंड का जब मैरीटाइम विस्तार हुआ तब इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पर नियंत्रण कर लिया। और इसी का पार्ट है सी पैक। अरे रोड बेल्ट प्रोजेक्ट का ही पार्ट क्या है? सी पैक। अब सी पैक क्या हो रहा है? तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और सी पैक कहाँ से आ रहा है? कश्मीर यहाँ से, सिंकियांग से कहाँ से जा रहा है? जोड़ रहा है ग्वादर को। अब चाइना जरा सोच को, चाइना को सी पैक में सिंकियांग, भाई सी पैक का मतलब क्या है बच्चों? चाइना को फायदा कहाँ है सी पैक से? जरा देखो, अब एक खास बात है कि जिस पार्ट पर इंडिया क्लेम कर रहा है, भाई जिस पार्ट को इंडिया कह रहा है कि हमारा है, अब उसी से इसमें कर क्या रहा है? अब चाइना क्या कर रहा है? देखो ये सिंकियांग प्रोविंस है चाइना का। अब चाइना क्या कर रहा है? इस सिंकियांग प्रोविंस को सीधे जोड़ रहा है कश्मीर होकर, सीधे जोड़ रहा है ग्वादर। अब चाइना को तो बड़ा फायदा है बच्चों। इसका मतलब है चाइना को पूरा इंडियन ओशन पार करके नहीं जाना पड़ेगा। अभी भी चाइना की सारी ऊर्जा की सप्लाई हिंद महासागर से होती है, यानी चाइना हर मामले में इंडियन ओशन से गुजरता है। और इंडियन ओशन में हम बैठे हुए हैं। अगर कभी हिमालय पर वार हुआ बच्चों तो चाइना को हम यही समुद्र में घेर के 2-4 बम पीट देंगे। ये बात चाइना को पता है। और चाइना का भी एनर्जी सप्लाई तो ऐसी है कि कोई सप्लाई पश्चिम एशिया से आया, हिंद महासागर में घूमता हुआ कहाँ पहुंचा? शंघाई। शंघाई से घूमता हुआ चाइना भी क्या करता है? कोई भी आप देखोगे एनर्जी सप्लाई चाइना कैसे आती है? इस तरीके से। अभी मान लो कि वेस्ट एशिया की बात देख लो, तो वेस्ट एशिया में यहाँ से होके पूरा घूम के हिंद महासागर में
हिंद महासागर में घूमते हुए संगाई से लेकर ये आ रही ना जी यहाँ पे, ये चक्कर मार के चाइना आता है। उससे क्या हो रहा है, ग्वादर तो आप जानते हो कि बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट इसलिए है कि इंडिया के पास है, हिंद महासागर में है, ये सैनिक पोर्ट है। तो अब चाइना को बताए कितना चक्कर मार के आने के सिंकियांग, क्योंकि सिंकियांग तिब्बत ये लैंड लॉक है, उसके पिछड़े क्षेत्र है, तो चाइना सीधे जोड़ दे रहा है इनको सिंकियांग से। और बच्चों बात ये नहीं है, जब चाइना सी पैक बना लेगा, ग्वादर पत्तन 71 के वॉर में इंडिया ने कराची पोर्ट को ब्लॉक कर दिया था। इसका मतलब है अब कराची पोर्ट के साथ चाइना ने बना लिया है। तो बच्चों जरा सोच के देखो, भविष्य में इंडिया चाइना का वॉर होगा पहला, भविष्य में अगर इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया, और हम इंडिया तो कहता है कि भाई पीओके हमारा है, पीओके हमारा है, पीओके अगर आप लेना होगा तो पीओके में सड़क किसने बना दी, चाइना ने। और चाइना सड़क रेल सब बनाने का प्लान कर रहा है, पूरा औद्योगिक गलियारा, इकोनॉमिक कॉरिडोर का मतलब ही होता है उद्योग लगेगा, हाईवे, गैस पाइपलाइन। इसका मतलब है कि आपको चाइना से भी लड़ना पड़ेगा। और इतना ही नहीं बच्चों, चाइना क्या कर रहा है, चाइना देखो इस सीपैक से क्या कर रहा है, चाइना अपने सीधे सैनिकों को भेज सकता है दिल्ली के मुहाने तक। अरे सिंह देवी सीधे, एक जमाने में नेहरू कहा करते थे, जब नेहरू से पूछा गया था कि चाइना खतरा नहीं है, तो नेहरू ने कहा था अरे भाई चाइना खतरा नहीं है क्योंकि हिमालय बीच में है। अब तो हिमालय नहीं बस दोस्तों, सीधा सड़क बन जा रही है, तो चाइना सी पैक के बहाने सीधे सैनिक किससे भेज सकता है, पंजाब तक, दिल्ली तक, और सीधे नीचे समुद्र से आ रहा है, उधर उधर यूनान से म्यांमार में घुस रहा है। ये जरा सोच के देखो, चाइना ने इंडिया को चारों तरफ से घेर रखा है, इधर सी पैक बना लिया, और उधर आप देखते हो रोड बेल्ट प्रोजेक्ट से क्या हुआ, रोड बेल्ट प्रोजेक्ट से बच्चों हो क्या रहा है अब चाइना, तो रोड बेल्ट प्रोजेक्ट से क्या है, अरे भाई श्रीलंका में हेम्बन टोटा में आ गया बच्चों, अब देख लो, अब हेम्बन टोटा कहा जा रहा है। अब हेम्बन टोटा देखो दोस्तों, ये सब हमारा मोहल्ला है, अब हेम्बन टोटा से लेके इधर मलेशिया है, इधर पूरा म्यांमार, यहाँ तक चाइना फैला जा रहा है। अब हिमालय कहाँ रहा बच्चों, इसे आप याद रखो। और चाइना के कई बार, इसलिए तो कई बार देखो आप, मालदीव में आना चाहता है, श्रीलंका में आना चाहता है। इसका मतलब है कि अब मामला बदल गया। अब बात केवल ये हिमालय इंडिया चाइना के बीच में है, बात ठीक नहीं है। आप ये सवाल कहोगे, आप कहोगे सर आप संदेह बहुत कर रहे हो, आप चाइना पर विश्वास नहीं कर रहे हो। अरे चाइना समुद्र में बढ़ रहा है, तो व्यापारी व्यापार के लिए उसके भी जहाज जा रहे हैं, सुरक्षा करेगा, पायलट सुरक्षा करेगा, इतना भी चिंता की बात क्या है दोस्तों। ठीक है, हमने मान लिया इतना चिंता की बात क्या है, लेकिन कहानी तो यही है बच्चों कि श्रीलंका में, मालदीव में, हर जगह हिंद महासागर बढ़ता जा रहा है। और अगर चाइना हमारा विरोध ना करता, देखो जापान भी आता है, अमेरिका भी आता है हिंद महासागर में, अमेरिका का आने से तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं है, चाइना के आने से ऑब्जेक्शन बच्चों क्यों है, क्योंकि चाइना की अपने आप में जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल इंडिया विरोधी है, और वो कारण हमने बता दिया। इसलिए अब जब इसी बात को लिखने की बात आ जाए, कभी सी पैक आ जाए, कभी समुद्री संचार आ जाए, तो बात लिखने की है, कैसे आप लिखोगे इस बात को, तो कैसे चाइना का राइज हो रहा है, कैसे इस बात को लिखोगे बच्चों, वो कल बता देंगे। अगर कोई सवाल, एक बार सवाल ऑन कर दीजिए, कोई देख लेते हैं, 2 मिनट, हाँ लगा दीजिए। हाँ अच्छा अच्छा, इसमें बनने में, अच्छा ये बच्चे थे तो कोई सवाल, किसी ने कहा कि एक मिनट,
अच्छा, किसी ने पूछे एक देश दो व्यवस्था। देखो बच्चों, एक देश दो व्यवस्था का मतलब है कि चाइना में एक कम्युनिस्ट सिस्टम है, और ताइवान को भी चाइना अपना पार्ट मानता है। ताइवान में उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और चाइना में कैसा है, कम्युनिस्ट सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम है। इसी को चाइना कहता है वन पार्टी टू सिस्टम। यानी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब ये बात, जबकि ताइवान कहता ना भाई मैं अलग हूँ, ना भाई अलग हूँ, चाइना कहता है अरे मेरे बच्चे ताइवान तो हमारे एक ही तुम्हारे पुत्र थे, 150 में अलग हो गए, 1950 में। तो बच्चे ने कहा वन बेल्ट वन रोड क्या है? अरे मेरे बच्चे, पूरे समुद्र में वन बेल्ट वन रोड से क्या हो जाएगा? पहले व्यापार होता था, अब चाइना पोर्ट बनाएगा, सड़क बनाएगा, और पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी स्थापित की जाएगी पोर्ट और सड़क से। यही है वन बेल्ट वन रोड। किसी ने पूछा एनएसजी क्या है? देखो बच्चों, एनएसजी की स्थापना 1975 में हुई है, और संयोग की बात है एनएसजी तब बना जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में। और एनएसजी इसलिए बना हुआ है कि उन देशों को न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर फ्यूल यूरेनियम नहीं दिया जाएगा जिन्होंने एनपीटी पे साइन नहीं किया है। आप पूछोगे एनपीटी क्या है? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी परमाणु प्रसार संधि, जिसके हिसाब से केवल 5 देश दुनिया में न्यूक्लियर वेपन स्टेटस वाले देश हैं। चीन बातचीत करके समाधान करना ही नहीं चाहता ऐसे में युद्ध के अंतिम। हाँ सालिनी, देखो सालिनी, हम वॉर की बात कभी नहीं कहते। चाइना में देखो वॉर नहीं चाहेगा, क्योंकि आज की दुनिया में वॉर बड़ा खतरनाक है। आप जरा सोच के देखो, परमाणु बम दोनों के पास है। इसे बातचीत, हम डिप्लोमेटिक तरीके से, वार एक लास्ट ऑप्शन है, हम वार की बात कभी नहीं करते। हम कहते भाई डिप्लोमेटिक रूप में इस बात हल होनी चाहिए और समाधान हो सकता है। कि चाइना को पता है, अरे चाइना को पता है कि चाइना की समस्या ज़्यादा हो जाएगी वॉर से। अरे मेरे बच्चों, अगर मिसाइल गिरेगी नुकसान चाइना का ज़्यादा होगा। चाइना में डेवलपमेंट ज़्यादा है, हमारे पास अभी कम है। चीन वाले कश्मीर को या अरुणाचल को छूट दे देता है, नहीं मतलब छूट नहीं देता बच्चों, वहाँ पे स्टेबल वीज़ा को यूज़ करता है। हाँ, एक बार तो अरुणाचल कश्मीर को स्टेबल वीज़ा यूज़ करता है। अरुणाचल का एक बार 2006 में आईएएस ऑफिसर का पूरा बैच जा रहा चाइना, उसमें अरुणाचल कैडर के एक ऑफिसर था, और वो ऑफिसर को चीन ने कहा कि भाई इसको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे देश का भाग है। उसके कारण हमने पूरा टूर कैंसिल कर दिया था। किसी बच्चे ने पूछा समस्या कैसे खत्म होगी? आएंगे बच्चों, हम बता सकते हैं, समाधान बता सकते हैं कि कैसे। किसी बच्चे, साम्यवादी विचारधारा का मतलब क्या है? देखो बच्चों, साम्यवादी विचारधारा का मतलब है पूंजीवाद का विरोध पहला, और साम्यवादी विचारधारा का मतलब एक ऐसा समाज बनाया जाए जहां राज्य ना हो, सरकार ना हो, और जहां कोई विषमता न हो। यानी कि ऐसा समाज हो जाए जहां न कोई जमींदार हो, न किसान हो, कोई मकान मालिक हो, न किराएदार हो, और न कोई टीचर हो, न कोई स्टूडेंट हो, न कोई पति हो, न कोई पत्नी हो। समानता पर आधारित व्यवस्था जहाँ पे पैसे की भी सबको समानता हो, यही है साम्यवाद। साम्यवाद। चाइना के विरोधी में इंडिया ने क्या क्या किया? अब इंडिया ने, देखो हमने तो कभी किसी विरोध में किया नहीं बच्चों, फिर भी देखो दलाई लामा हमारे यहाँ रहते हैं, थोड़ा चाइना को ऑब्जेक्शन है, और हमारी दोस्ती थोड़ा अमेरिका के साथ है, और आजकल हम ताइवान के साथ भी थोड़ा व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहते हैं। इस बात को लेकर चाइना को ऑब्जेक्शन होता है। भारत चीन पंचशील की भूमिका क्या थी? राजू ने पूछा है। अरे मेरे बच्चे देखो, पंचशील की भूमिका क्या थी? वही बात जो गुजरात डॉक्ट्रिन का भाग है कि शांतिपूर्ण संबंध, पड़ोस मिलकर काम करना, विन विन कंडीशन। लेकिन बच्चों, अब सवाल है कि चाइना ने समझौता तो कर लिया, बात मानी कभी नहीं। यही तो खास बात है। लेटर लिख दिया मोहब्बत का, और पीछे से चक्कू लेकर खड़ा था, तो हमें तो लगा कि मोहब्बत करने आ रहा है। किसी ने पूछा आपूर्तिकर्ता क्या है? बच्चे एनएसजी, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, मैंने बताया भी मैंने। क्या भारत अरुणाचल प्रदेश के एरिया में चाइना के भूभाग सच में कब्जा किया है? वो इल्जाम, अरे मेरे दोस्तों, हमने चाइना कहाँ कब्जा किया है?